Hey everyone, welcome to the Way of Law. Today we are going to study about separation of power. तो सेपरेशन ऑफ पावर होता क्या है? देखो, किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए पावर्स चाहिए होती है, राइट? तो उन पावर्स को हमने क्या किया है, बांट दिया है, और इन पावर्स को हमने जो बांटा है उन्हें अलग अलग ऑर्गन्स को दे दिया है। जैसे लेजिस्लेचर को हमने लॉ बनाने का पावर दे दिया, एग्जीक्यूटिव को हमने उस लॉ को एक्शन में डालने का पावर दे दिया, उस लॉ को एग्जीक्यूट करने का पावर दे दिया। जुडिशरी को हमने उस लॉ के ऊपर कोई जजमेंट पास करनी है या फिर लॉ को इंटरप्रेट करना, वो काम हमने किसे दे दिया? जुडिशरी को। तो ये होता है बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब। लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से इसका क्या मतलब है, क्या रिलेशन है? हमने ऐसा पढ़ा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेसिकली इस बात से डील करता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, ठीक है, वो लोग अब्सोल्यूट पावर न एक्सरसाइज करें, ठीक है, वो लोग करप्शन ना करें, जिन्हें पावर दी है उसी के अंदर एक्ट करे, उस पावर के बियॉन्ड ना जाए, राइट? तो अब एक बात बताओ, ये सारी पावर्स हम एक ही बॉडी को दे देंगे या फिर एक ही पर्सन को दे देंगे तो करप्शन के चांसेस नहीं है क्या? डेफिनेटली है। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं क्लास 5th तक थी तो एक ही मॉनिटर हुआ करता था। उस मॉनिटर के पास सारे काम रहते थे, जैसे स्मार्ट बोर्ड, इंग्लिश स्पीकिंग, कॉपी चेकिंग, यूनिफॉर्म डिफॉल्टर, ऐसे अलग सारे काम जो थे, सारी पावर्स एक ही मॉनिटर को दे दिया गया। तो अब वो जो मॉनिटर था अपना मतलब पूरा एकदम अथॉरिटी दिखाता था, एब्सोल्यूट पावर, एकदम वेरी करप्ट, अगर लीगल लैंग्वेज में बोले। उसके बाद क्या होता है, जब मैं क्लास 6th में आती हूँ तो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग मॉनिटर बन जाते हैं, जैसे स्मार्ट बोर्ड के लिए अलग, कॉपी चेकिंग के लिए अलग, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए अलग। तो क्या हुआ, अब जिस तरीके से पहले मॉनिटर पावर एक्सरसाइज करता था, अब उस तरीके से मॉनिटर अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा था। जितनी पावर है, जो अथॉरिटी है, उसी के अंदर काम कर रहा था, उसके बाहर नहीं जा रहा था। तो सेम चीज़, ये तो मैंने बहुत ही छोटे लेवल पे एग्जांपल दिया है, तो सेम चीज़ आप सोचो, अगर हम सारी पावर किसी एक बॉडी को दे देंगे तो सीधी सी बात है, वहाँ पे करप्शन के चांसेस अराइज होंगे, वो अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड जाके काम करेगा। अब आप देख लो, किसी प्रोडक्ट का अगर मोनोपोली स्टेटस रहता है तो एडवांटेज नहीं लेते क्या? डेफिनेटली लेते। तो यही यहाँ पे भी यही बात है। तो अगर पावर बटी रहेंगी तो फिर भी चांसेस हैं कि ऐसी चीज़ें कम हो। अब आता है अगले स्लाइड पे, यहाँ पे देखते हैं और थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर है क्या। सेपरेशन ऑफ पावर बेसिकली यही है कि जो अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे हमने बांट दिया है और अलग अलग ऑर्गन्स को दे दिया गया है। एक ऑर्गन बाकी ऑर्गन्स के साथ इंटरफेयर नहीं करती। सपोज एग्जीक्यूटिव का काम अगर लॉज को एग्जीक्यूट करना है तो वही काम करेगी, वो लॉ नहीं बनाएगी या फिर जुडिशरी की तरह जजमेंट नहीं पास करेगी, राइट? और ये सेपरेशन ऑफ पावर इसलिए है जिससे कि हम लोग ऑटोक्रेसी को प्रिवेंट कर सके और पावर जो है वो एक जगह सेंट्रलाइज ना हो, पावर जो है बटी रहे। अब आता है अगले स्लाइड पे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे डेफिनेशंस, और सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन एरिस्टोटल की लैंग्वेज में। तो एरिस्टोटल ने ये कहा ना कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होने चाहिए, एक डेलिबरेटिव, एक मजिस्ट्रेटियल, एक जुडिशियल। तो हमने वहाँ पे एरिस्टोटल के डेफिनेशन को देखा जाए तो एरिस्टोटल ने क्या करने की कोशिश करी है? पावर्स को बांटने की कोशिश करी है, पावर्स को सेंट्रलाइज होने से बचाने की कोशिश करी है। तो ये था एरिस्टोटल की डेफिनेशन। अब आता है अगले स्लाइड पे, मॉन्टेस्क्यू की बात करते हैं। मॉन्टेस्क्यू ने ही पहली बार ये मतलब सेपरेशन ऑफ पावर के डेफिनेशन को काफ़ी साइंटिफिक तरीके से फ्रेम किया था। ये बोला उन्होंने कि एग्जीक्यूटिव जो है, वैसे तो बहुत ही लंबी चौड़ी बातें थी लेकिन हम क्रक्स में बात करेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव है उसे सिर्फ अपना लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम करना चाहिए, ना कि जुडिशियल या फिर लेजिस्लेटिव फंक्शन परफॉर्म करे। सेम चीज़ लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के लिए कहा कि मतलब तीनों ऑर्गन से अपना अपना काम करें, अपने अपने स्फीयर के अंदर ही रहें, दूसरों के पावर्स के साथ आनाकानी ना करें, अपने ही पावर्स के साथ रहें, राइट? ये कहने का मतलब था मॉन्टेस्क्यू का। अब सीधी सी बात है, मैंने जैसे आपको बताया कि अगर एक पर्सन के पास सारी पावर्स रहेंगी तो हमारी भी तो फ्रीडम पे सवाल उठेगा ना। अगर एक ही, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो क्लास 5th तक की अगर मैं बात बताऊं तो एक ही मॉनिटर के पास सारी पावर रहती थी तो हमारे पास कम फ्रीडम थी, बिकॉज क्या पता हम उसके साथ गुड टर्म्स भी नहीं थे उस मॉनिटर के साथ। तो सेम थिंग अप्लाइज हियर कि अगर सारी पावर एक ही बॉडी में रहेगी तो हमारी लिबर्टी जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। अब आता है अगले स्लाइड पे, यहाँ पे देखते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर का बेसिकली पर्पस क्या है। तो पहली चीज़ एक है एफिशिएंसी,
अब क्या होगा, हम अलग अलग ऑर्गन्स को अलग अलग काम देंगे, तो सीधी सी बात है किसी एक पर्सन या फिर एक बॉडी को तो हम सारा काम नहीं दे रहे ना, तो वर्कलोड नहीं बढ़ेगा, जो वर्कलोड है वो बढ़ चुका है। ठीक है, अगर कोई एक काम है उसे सिर्फ एक इंसान करे और सेम काम को 10 लोग मिलकर करें, तो जो 10 लोग मिलकर काम करेंगे तो जल्दी होगा, सीधी सी बात है। सेम थिंग यहाँ पे भी अप्लाई होता है। दूसरा प्रिसीशन। अब क्या होगा, जो एग्जीक्यूटिव के लोग होंगे वो अपने डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट होंगे, जुडिशरी जो होगी अपने डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट होगी। अब एक इंसान जो है वो क्या तीनों काम कर सकता है, लेजिस्लेटिव का भी, एग्जीक्यूटिव का भी, जुडिशरी का? नो, नॉट पॉसिबल। इस पावर्स को बांटने का एक ये भी रीज़न है। देन कंपटीशन। अगर एक बात बताओ, जो पावर नहीं सेपरेटेड रहेंगे तो क्या होगा, कंपटीशन होगा इन लोगों में। ठीक है, कि इनके पास ज़्यादा पावर्स है, मेरे पास ज़्यादा पावर है। एग्जीक्यूटिव ये कहेगी, जुडिशरी कहेगी नहीं नहीं मेरे पास ज़्यादा पावर है। तो जैसे कि हमने देखा था इंदिरा गांधी के टाइम पे लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में जो सुप्रीमेसी को लेकर लड़ाई चल रही थी, हमें अमेंडमेंट्स और उस टाइम के जो केस लॉज थे, जजमेंट्स थे, उसे देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके की लड़ाई चल रही थी हमारे लेजिस्लेचर और जुडिशरी में। उसके बाद एक और पर्पस ये है कि अब्सोल्यूटिज्म ना हो और फिर लेस इंटरफेरेंस रहे, मतलब तीनों ऑर्गन्स ज़्यादा इंटरफेयर ना करें एक दूसरे के कामों में। देन हमारी लिबर्टी बनी रहे, क्योंकि अगर एक इंसान के पास सारी पावर रहेगी तो हमारी लिबर्टी पे भी आँच आएगी। उसका जो जुडिशरी है हमारी वो इंडिपेंडेंट रहेगी, और हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी के फ़ायदे पता है। जुडिशरी अकेले ही हमारे फंडामेंटल राइट्स का जिम्मा लेती है, तो क्या वो अगर जुडिशरी ही इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी तो हमारे फंडामेंटल राइट्स कैसे बचेंगे, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। सेपरेशन ऑफ पावर की तो हम बात कर रहे थे, पर क्या ये सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हाँ हम लोग जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा लिखा है कि इंडिया जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल पे चलेगी? तो इसका सवाल है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन कुछ आर्टिकल्स हैं जिन्हें देखकर हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चाहते थे कि हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो करें। जैसे आर्टिकल 50, वो ये कहता है कि जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव से अलग है। आर्टिकल 53 क्लॉज 1 ये कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की वो प्रेसिडेंट के पास है। आर्टिकल 211 कहता है कि लेजिस्लेचर जो है वो जज ने क्या बोला कोर्ट में उसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकता। देन 212 में ये है कि कोर्ट जो है वो इंक्वायर नहीं कर सकते पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के बारे में। देन आर्टिकल 361 ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट है और गवर्नर है उन्हें इम्यूनिटी है फ्रॉम कोर्ट प्रोसीडिंग्स। अब आता है अगली स्लाइड पे। यहाँ पे तो मैंने आपको कुछ प्रोविजंस बताया, और भी प्रोविजंस है जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि सेपरेशन ऑफ पावर को हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है ना, कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हमें ये दिखाते हैं कि हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर को स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं मानते। जैसे अमेरिका में स्ट्रिक्ट सेंस में उस तरीके से हम नहीं मानते, मतलब कॉन्ट्राडिक्शंस है। जैसे मैं भी आपको एक एग्जांपल देती हूँ, डिटेल्स में जाने से पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जो प्रेसिडेंट है क्या उसके पास ऑर्डिनेंस बनाने की पावर नहीं है? जब लेजिस्लेचर जो रहती है सेशन में नहीं रहती, ओके, तो क्या जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है आर्टिकल 123 के अंदर। तो देखा जाए एक एग्जीक्यूटिव जो है वो तो लेजिस्लेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो हम कुछ देखेंगे प्रोविजंस जहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, फ्यूजन ऑफ पावर देखने को मिल रहा है जहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जीक्यूटिव। अब हम देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव हो के भी लेजिस्लेटिव और जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म करता है। जैसे एक तो मैंने ऑर्डिनेंस का एग्जांपल दिया। देन प्रेसिडेंट के पास पावर है पार्डन करने का, किसी पर्सन के अगेंस्ट डेथ सेंटेंस पास हो गई है तो। देन प्रेसिडेंट के पास पावर है जजेस को अपॉइंट करने का। देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देन प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट कर सकता है। देन एग्जीक्यूटिव के पास पावर है क्वाजी जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म करने का, राइट। देन उसके बाद आते हैं हम लोग लेजिस्लेचर के पास कि लेजिस्लेचर लॉ बनाने के अलावा और क्या काम करता है। जैसे कि वो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट का काम वो देखता है, ठीक है, वैसे तो जुडिशियल फंक्शन है लेकिन ये लेजिस्लेचर करता है। देन उसके पास जुडिशियल पावर्स भी आ जाते हैं उन सारे मैटर्स में जहाँ पे इसके प्रिविलेजेस को, जिन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिले रहते हैं ना, पार्लियामेंट्री इम्यूनिटीज़, उन पर कोई सवाल उठता है, फिर उनका कोई ब्रीच करता है या फिर जजेस को रिमूव करना है। जैसे कि एग्जांपल है अभी रिसेंट MPLAD, आई थिंक आपने इसके बारे में सुना होगा।
और अगर आपने नहीं सुना है देन डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, वी विल मेक अ वीडियो ऑन दिस। इट इज़ बेसिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। अब बात करते हैं जुडिशरी की। तो जुडिशरी जो है, वैसे हमने सुन ये रखा है कि लॉ बनाने का या फिर लॉ कमेंट करने का पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। लेकिन अगर ऐसा कोई भी लॉ अगर लेजिस्लेचर पास करती है या फिर एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा लॉ बनाती है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल रहता है, अगर जुडिशरी चाहे तो उसे वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो जुडिशरी के पास ये पावर है। देन जो भी पार्लियामेंट का अमेंडिंग पावर है उसे कोर्ट की स्क्रूटिनी के अंडर रहता है। देन सबसे इमर्जिंग कंसेप्ट जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब यही होता है कि जुडिशरी जो रहती है अपने नॉर्मल फंक्शन से बाहर निकल के लॉ बनाने का काम करते हैं, लॉ को एग्जीक्यूट करने का भी काम करते हैं, जैसे PIL, राइट। और जैसे आपने विशाखा गाइडलाइंस सबके बारे में सुना है, मतलब विशाखा गाइडलाइंस एक तरीके का लॉ ही तो बनाया है। वो पावर वैसे तो होती पार्लियामेंट के पास है, लेकिन उसे कौन परफॉर्म कर रहा है, जुडिशरी परफॉर्म कर रही है। अब आता है अगले स्लाइड पे, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे चेक एंड बैलेंसेस की। अब आप सोचेगा चैनल से हम लोग चेक्स एंड बैलेंसेस की बात क्यों कर रहे हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि सेपरेशन ऑफ पावर हमें क्यों चाहिए, राइट। लेकिन अगर सेपरेशन ऑफ पावर पूरा का पूरा हो जाए तो फंक्शंस को परफॉर्म करना डिफिकल्ट हो जाता है। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया ने स्ट्रिक्ट सेंस में सेपरेशन ऑफ पावर को क्यों नहीं लिया है, तो रीज़न ये है, इंडिया जो है जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो हम लोग चाहते थे हमें कोई ऐसा गवर्नमेंट मिले, हमारे पास ऐसा सिस्टम है जो कि रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। आपस में ये जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, वो लोग लड़ाई ना करें, वरना कहाँ से कहाँ देश का डेवलपमेंट होगा, आप ये बताओ। इनमें अगर लड़ाई होती रह जाएगी ऑर्गन्स के बीच में तो कहाँ से डेवलपमेंट होगा। तो इस वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो ये चाहते थे कि हम लोग इस तरीके का सिस्टम बनाएं। हम लोग बहुत ज़्यादा UK से इंस्पायर्ड थे, तो हम लोग इस तरीके का सिस्टम बनाएं जिससे कि जो पावर्स हैं, ठीक है, तीनों ऑर्गन्स को हम लोग दें अलग अलग पावर्स, लेकिन तीनों ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल है एक दूसरे को। तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे को चेक करते रहे कि क्या ये ऑर्गन सही से काम कर रहा है या ये ऑर्गन सही से काम कर रहा है। वरना अगर तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गए तो इन लोगों को कोई देखने वाला है ही नहीं। खुद से बताओ, कोई कुछ भी करेगा, राइट। तो इस वजह से हम लोगों ने ऐसा सिस्टम अचीव करने की कोशिश करी, और है भी ऐसा सिस्टम। कई जैसे कि हम देखते हैं कि अगर लेजिस्लेचर कुछ करती है तो जुडिशरी आ जाती है, राइट, या फिर जुडिशरी कुछ गलत कर देती है तो लेजिस्लेचर उसे सही करने की कोशिश करती है। या फिर अगर एग्जीक्यूटिव जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं हमारे साथ कुछ गलत काम करते हैं तो हम लोग किसके पास जाते हैं, जुडिशरी के पास। तो कहीं ना कहीं ये लोग एक दूसरे को देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं एक दूसरे की पावर को, क्या अपने स्फीयर से बाहर निकला है क्या कोई ऑर्गन, ये चेक करते रहते हैं। तो हम इस तरीके का सिस्टम अचीव करना चाहते थे। इस वजह से अगर जिस भी प्रोविजन में आप लोग देखोगे ना कि हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर को नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो उसके पीछे का रीज़न ये है चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम बनाने के लिए, ठीक है। अब इस पॉइंट को और स्ट्रांगली प्रूव करने के लिए, जैसे हमें पता है कि इंडिया जो है उसको पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करती है, राइट। यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव रहता है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है टू द लेजिस्लेचर। तो देखा जाए तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर नहीं फॉलो हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, जैसे कि चेक्स एंड बैलेंसेस को देखा जाए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट व्हाट आई मीन। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब समझ आ गया, ठीक है। हमने देखा कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में है। फिर हमने ये देखा कि हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर को कहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे हैं। फिर मैंने आपको रीज़न बताया, रीज़न क्या था, चेक्स एंड बैलेंसेस। फिर मैंने आपको कंसेप्ट समझाया कि चेक्स एंड बैलेंसेस होता क्या है, कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को देखती रहती है कि क्या ये काम सही से कर रहा है, राइट। अब आता है अगली स्लाइड पे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यूएसए में कैसा सेपरेशन ऑफ पावर है। यूएसए में बहुत ही स्ट्रिक्ट है सेपरेशन ऑफ पावर। अगर हम उसके आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 1 में लिखा है कि लेजिस्लेटिव पावर जो है कांग्रेस के पास है। आर्टिकल 2 कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है। आर्टिकल 3 कहता है जुडिशियल पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो देखा जाए तो काफ़ी ही मतलब स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर दिखा रखा है हमें, पर होता नहीं है इतनी स्ट्रिक्टनेस के साथ। अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए यू कैन टेल मी, ओके। अदरवाइज वीडियो विल बी टू लॉन्ग अगर मैं इसके अंदर सारी बातें बताती रही तो। अब आता है अगली स्लाइड पे। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यूके के अंदर। तो यूके में बेसिकली ना काफ़ी लूज है सेपरेशन ऑफ पावर। हमारे में तो चलो यूके से फिर भी स्ट्रॉन्ग है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर, अमेरिका से वीक है, पर यूके में बहुत ही लूज है। यूके में देखो ऐसा माना जाता है कि फ्यूजन ऑफ पावर्स है। यहाँ पे जो कैबिनेट है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू द हाउस ऑफ ए कॉमन। यहाँ पे
किंग जो भी काम करता है किसके एडवाइस पे करता है, कैबिनेट के एडवाइस पे करता है, ठीक है। और बात है अगले स्लाइड पे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे स्ट्रॉन्ग सेपरेशन ऑफ पावर कहीं देखने को मिलता था अमेरिका, उसके बाद इंडिया, उसके बाद यूके। एक्चुअली मैंने इन्हीं 3 कंट्रीज का कंपेरिजन किया है, ठीक है। अब आता है अगले स्लाइड पे, यहाँ पे पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म। सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में तो इतना कुछ पढ़ लिया, लेकिन इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी तो है। पहली बात देखो, अगर हम लोग बात करें ना एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, तीनों का फंक्शन ऐसा है ना कि इनमें वाटर टाइट कंपार्टमेंट कर पाना, कि एकदम ही लोग को बांट देना, एक दूसरे से एकदम ही आइसोलेट कर देना, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इन लोगों को साथ में काम करना पड़ेगा। अगर कंट्री की गवर्नेंस अच्छी चाहिए तो इन लोगों को साथ में काम करना पड़ेगा, वरना कंट्री की गवर्नेंस में नहीं इतने अच्छे से होगी। तो इन लोगों में अगर बोले कि एकदम मतलब स्ट्रिक्ट सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़, हमारा वेलफेयर स्टेट है। अब वेलफेयर स्टेट में सेपरेशन ऑफ पावर जैसा सिस्टम अच्छे से एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। यहाँ पे तीनों ऑर्गन्स को मिल के काम करना पड़ता है। तीसरी चीज़, लिबर्टी ऑफ फ्रीडम एंड इंडिविजुअल। डेफिनेटली मैंने आपको जो पॉइंट समझाया था, अगर पावर एक पूरा का पूरा बट जाएगा तो हमारी जो फ्रीडम है, फ्रीडम है हर एक इंडिविजुअल की, लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, देन इनइक्वालिटी ऑफ पावर्स। अब पावर्स कैसे, अब देखो एक बात बताती हूँ, तीनों ऑर्गन है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो एमपी और ये एमएलए होते हैं, बेसिकली ये लोग क्या होते हैं, इनको अपॉइंट कौन करते हैं, लोग अपॉइंट करते हैं, ठीक है। अब इन तीनों को हम लोग कह दें कि आप लोग इंडिपेंडेंट हो, तो अपने आप को सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन समझेगा? डेफिनेटली जो लोग लोगों से अपॉइंट है वो कहेंगे कि हमें तो लोगों ने अपॉइंट किया ना। तो इस तरीके से क्या होगा, इस चलते लड़ाई रहेगी लोगों के बीच में। एक अपने आप को पावरफुल समझेगा, बाकी 2 ऑर्गन से समझेगा ही नहीं कुछ। देन जहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर हो ना, वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो नहीं हो पाता है, और ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है देखा जाए सेपरेशन ऑफ पावर। अगर स्ट्रिक्ट सेंस में हम पावर्स को बांट देना तो बहुत ज़्यादा क्योस क्रिएट हो सकता है। जैसे फिर से मैं इंदिरा गांधी के टाइम का एग्जांपल दूंगी। वहाँ पे इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से बदलने की कोशिश करी जैसे कि वो खुद तानाशाह बनना चाहती थी, एक डिक्टेटरशिप का डॉक्यूमेंट बनाना चाहती थी, डेमोक्रेसी से उसे बदलना चाहती थी, राइट। अगर जुडिशरी नहीं रहती तो क्या पता हमारे पास डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं रहती, am I राइट। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, सेपरेशन ऑफ पावर के थ्रू हम लोग लॉ की गवर्नमेंट चाहते हैं, ठीक है, लॉ ही सुप्रीम रहे। अब आता है अगले स्लाइड पे, यहाँ पे देखते हैं केस, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण का केस है। इसमें ये बोला गया कि हमारे जो सेपरेशन ऑफ पावर है हम लोग उसे नैरो सेंस में नहीं इंटरप्रेट करते, काफ़ी ब्रॉड सेंस में लेते हैं। हाँ, पावर बटे हुए हैं पर ओवरलैप भी करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे बटे हुए हैं, कुछ कुछ जगह पे वो लोग ओवरलैप भी करते हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं है हमारा सिस्टम, ठीक है। हम लोग चेक्स एंड बैलेंसेस के सिस्टम को फॉलो करते हैं। अगला है जो केस राम जमाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। इसमें ये बोला गया कि हमें सेपरेशन ऑफ पावर को कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है कि हम एकदम रिजिड सेंस में फॉलो करने वाले हैं, पर एक अजम्पशन ये भी क्रिएट कर दी है कि जो पावर्स है किसी एक बॉडी के पास नहीं रहनी चाहिए, अलग अलग ऑर्गन्स के पास रहनी चाहिए। अब अगला केस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में बेसिकली ये कहा गया कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, यानी कि अगर पार्लियामेंट अपने अमेंडिंग पावर का आर्टिकल 368 के अंडर जो दे रखा है उसका इस्तेमाल करके भी अगर सेपरेशन ऑफ पावर को कॉन्स्टिट्यूशन से हटाना चाहे तो ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है, वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। सो that's all. I hope it's clear. Still, if there's any doubt, do mention in the comment box. Thank you for watching this video. Please do like, share and subscribe our channel.